बहुत सारे लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के नाम का कोई सीक्रेट ग्रुप है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। इतान मुल्ली गूगल पर सर्च करोगे, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट देखने को मिलेगी। लेकिन इल्यूमिनाटी की कहानी 1785 में खत्म नहीं हुई। इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के पक्ष में जो क्लेम्स और प्रूफ्स दिखाए जाते हैं उनका क्या? तो फिर लोग इन पर विश्वास ही क्यों करते हैं? यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी भी अपनी भूमिका निभाती है। इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के बारे में आपको बहुत सारे क्लेम्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के नाम का कोई सीक्रेट ग्रुप है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जिसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। ये एक ट्रायंगल और उसके अंदर ये एक आई। काफ़ी जगह पर आपने इसका सिंबल देखा भी होगा। इसके होने के आपको इंटरनेट पर बहुत सारे प्रूफ भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसका उल्टा यानी इतान मुल्ली गूगल पर सर्च करोगे, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यूएस डॉलर के पीछे भी ये ट्रायंगल और आइस का सिंबल आपको मिल जाएगा। कुछ कहते हैं कि इंटरनेट, मीडिया, पॉलिटिक्स और दुनिया भर में होने वाले छोटे बड़े इवेंट्स सब इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल करती है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ लाइक बियॉन्स, जेजी, केन्ये वेस्ट, टेलर स्विफ्ट सब इसी ग्रुप के ही पार्ट है। बहुत से लोग तो इंडियन स्टार्स लाइक हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ एंड शाहरुख खान को भी इसी का हिस्सा बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। कोई कहता है कि ये हर वक्त हमारे हर एक एक्शन पर नजर रखती है। अगर मैं कहूँ कि हम जो भी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो भी अपलोड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन सब पे नजर रखी जा रही है। और किसी ने तो इसको ज्वाइन करने का तरीका भी बता रखा है। पहला जो इल्यूमिनाटी का टेंपल एंटर करने का जो पहला स्टेज है वो ये कि वो पहले अपने ही धर्म की किताब पे पैर रखवाएंगे, फिर उसके ऊपर में तुम्हारे को यूरिन कराएंगे, टॉयलेट करवाएंगे, पॉटी करवाएंगे। कुछ लोग तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 9/11 अटैक, कोविड-19 और जॉन पी कैनेडी के असैसिनेशन के लिए भी इल्यूमिनाटी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। क्या ये बातें सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या फिर क्या सच में कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है हमसे? इनमें से कितनी बातें प्रूवन फैक्ट हैं और कितनी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर फैलाई हुई कंस्पिरेसी थ्योरीज? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 250 साल पीछे जाना होगा। एटीन्थ सेंचुरी के बावेरिया में कैथोलिक चर्च और समाज का राजनीति पर काफी प्रभाव था। लोग सुपर स्टेशंस पर विश्वास रखते थे और चर्च के साथ साथ मोनार्की और कोर्टियर्स के पास भी खास प्रिविलेजेस और पावर्स होती थी। इसी दौरान बावेरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लोसडेथ में कैनन लॉ के एक प्रोफेसर एडम वायसॉफ्ट को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि धर्म का लोगों की सोच पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल है और कई शासक और धार्मिक संस्थाएं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। उस समय बावेरिया में फ्रीमेंसरी नाम की एक प्रभावशाली सोसाइटी भी थी, लेकिन उसकी मेंबरशिप महंगी थी और उसकी आइडियोलॉजी भी वायसॉफ्ट को पसंद नहीं आई। इसीलिए 1 मई सन 1776 को वायसॉफ्ट ने बुंड डर परफेक्सिबिलिसन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर इल्यूमिनाटन ऑर्डन यानी ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। उस दौर में सीक्रेट सोसाइटीज का होना आज की तरह अनयूजुअल नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम बात थी। यूरोप में पहले से ही कई ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते थे। शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी कि मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाए। धीरे धीरे वायसॉफ्ट की सोच से सहमत कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। मेंबर्स अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे की एक्टिविटीज पर नजर रखते थे और उसकी रिपोर्ट वायसॉफ्ट को देते थे। 1777 में वायसॉफ्ट ने खुद फ्रीमेंसरी ज्वाइन कर ली। उसका उद्देश्य फ्रीमेंसरी के नेटवर्क को यूज करके इल्यूमिनाटी को एक्सपेंड करना था, लेकिन ज्यादातर फ्रीमेंसन्स इल्यूमिनाटी को सपोर्ट नहीं करते थे और जो कुछ लोग सपोर्ट करते भी थे वो लोग अपनी फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू करते थे, मतलब इल्यूमिनाटी के कठिन नियमों में बंधना नहीं चाहते थे। सो आखिरकार वायसॉफ्ट का फ्रीमेंसन के थ्रू एक्सपेंशन का प्लान फेल हो गया। इसी दौरान बावेरिया के रिविलर चार्ल्स थियोडोर ने कुछ लिबरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, लेकिन चर्च और कंजर्वेटिव एलाइट्स के दबाव के कारण उसे अपने कई फैसले वापस लेने पड़े। इससे लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर और अन्य एजुकेटेड लोग नाराज होने लगे। इन सब का फायदा इल्यूमिनाटी को हुआ। यही एजुकेटेड क्लास धीरे धीरे इल्यूमिनाटी के लिए सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट स्पेस बनकर निकला। 1780 में एडोल्फ फनाइच की ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री होती है। वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर और एक अच्छे रिक्रूटर थे। उनके आने के बाद से ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप तेजी से बढ़ी। नए स्ट्रक्चर्स और नए रूल्स बने। एजुकेटेड लोगों के सपोर्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव बावेरिया के बाहर यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच गया और इसी दौर को इल्यूमिनाटी का गोल्डन पीरियड यानी जेनिथ कहा जाता है।
लेकिन हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इल्यूमिनाटी के पक्ष में नहीं था। कई लोगों का मानना था कि इसके गोल अनरियलिस्टिक हैं और ऐसे गुप्त संगठन समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बाहर से सब कुछ मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ने लगा। वायसॉफ्ट और नाइस के बीच विचारधारा और लीडरशिप को लेकर मतभेद गहरे होते गए। 1784 तक ये विवाद इतना बढ़ गया कि नाइस ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी और उसके जाने से इल्यूमिनाटी को बड़ा झटका लगा। इस समय एक और समस्या सामने आई। मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेट रखने में नाकाम होने लगे। वो खुलेआम अपनी मेंबरशिप की बातें करने लगे, मोनार्की की आलोचना करने लगे और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। नतीजा ये हुआ कि लोगों को पता चल गया कि इल्यूमिनाटी भी मौजूद है, लेकिन उसके असली काम और उद्देश्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अधूरी जानकारी हो और अफवाहें ज़्यादा हों तो कंस्पिरेसी थ्योरी का पैदा होना आम बात होती है। इसी दौरान इल्यूमिनाटी का स्टांस भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के प्रति ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा। साथ ही एंटी रिलीजियस बुक्स और आइडियाज़ भी तेजी से फैल रहे थे, जिनका दोष अक्सर इल्यूमिनाटी पर डाला जाने लगा। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर पड़ने लगी और उसके गोल्डन पीरियड ख़त्म हो गया। आखिरकार 2 मार्च 1785 को चार्ल्स थियोडोर ने बावेरिया में सभी सीक्रेट सोसाइटीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला इल्यूमिनाटी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। वायसॉफ्ट बावेरिया छोड़कर चला गया और ऑर्गेनाइजेशन लगभग बिखर गई। 1786 और 1787 में बावेरिया अथॉरिटीज़ ने इल्यूमिनाटी के कई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस जब्त कर पब्लिश कर दिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से आज हिस्टोरियंस को बावेरियन इल्यूमिनाटी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन इल्यूमिनाटी की कहानी 1785 में ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। सन 1797 और 1798 में 2 किताबें प्रकाशित होती हैं, मेमोयर्स इलुस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म और प्रूफ ऑफ कंस्पिरेसी। वैसे कहने को तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किताबें थीं, लेकिन इन दोनों किताबों ने कंस्पिरेसी थ्योरी के ऐसे बीज बोए जिन्होंने एक छोटी सी हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन को आज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बना दिया। अगर हम हिस्टोरियंस की माने तो 1785 के बाद बावेरियन इल्यूमिनाटी के होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। इन दोनों ही किताबों में इनके लेखकों ने दावा किया कि इल्यूमिनाटी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो आज भी एग्जिस्ट करती है। इन्होंने तो यह भी दावा किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे इल्यूमिनाटी और दूसरे सीक्रेट ग्रुप्स कहाँ थे। वैसे तो इतिहासकारों को इन दावों के समर्थन में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इन किताबों ने लोगों के मन में एक नया विचार बो दिया। क्या दुनिया की बड़ी घटनाओं के पीछे कोई छिपा हुआ संगठन काम करता है? क्योंकि बावेरियन इल्यूमिनाटी पहले एग्जिस्ट करती थी, इसलिए लोगों का इन दोनों किताबों में किए गए दावों पर भरोसा करना कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी। ये दोनों ही बुकें अपने टाइम में बेस्ट सेलर बन गईं। लोगों को ये दावे रोचक भी लगे और उन्होंने इस पर विश्वास भी किया। इसी वजह से दूसरे लेखकों ने भी इस विषय पर लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने भी खूब बड़े बड़े दावे किए। धीरे धीरे इल्यूमिनाटी इतिहास की किताबों से लेकर लोगों की कल्पनाओं में प्रवेश करने लगी। ये विचार इतना पॉपुलर हुआ कि ये अमेरिका भी जा पहुंचा और अमेरिका में भी इतना पॉपुलर हो गया कि 1800 के अमेरिकी चुनावों के दौरान भी इल्यूमिनाटी का नाम राजनीतिक बहसों में इस्तेमाल होने लगा। फिर 1820 और 1830 के दशक में एंटी मैसोनिक मूवमेंट्स शुरू होते हैं। अब केवल इल्यूमिनाटी ही नहीं, बल्कि लगभग हर सीक्रेट सोसाइटी लोगों के शक का विषय बनने लगी। लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी कि शायद दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे हमेशा कोई गुप्त संगठन होता है। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी भी अपनी भूमिका निभाती है। जब किसी बड़ी घटना का कारण स्पष्ट नहीं होता तो हमारे दिमाग खुद खाली जगह भरने लगता है। हमें संयोग भी पैटर्न की तरह दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे हर ऐसी घटना जिसका जवाब लोगों को नहीं मिलता था, उसका कारण इल्यूमिनाटी को बताया जाने लगा। समय के साथ यह नाम इतिहास से निकलकर फिक्शन में भी पहुंच गया। मिस्ट्री, नोवेल्स, हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर राइटर्स को एक ऐसा नाम मिल गया जो रहस्यमय भी था और लोगों में पहले से प्रसिद्ध भी। हर नई कहानी के साथ इल्यूमिनाटी पहले से भी और शक्तिशाली और रहस्यमय बनती गई। 20वीं सदी में यह विचार और फैलने लगा। अमेरिकी डॉलर पर बने आई ऑफ प्रोविडेंस जैसे पुराने सिंबल्स को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाने लगा। बाद में कुछ ऐसे नए संगठनों ने भी जन्म लिया जिन्होंने इल्यूमिनाटी नाम का उपयोग किया, जिससे लोगों का भ्रम और बढ़ गया। फिर आया टेलीविजन और उसके बाद इंटरनेट। अब कंस्पिरेसी थ्योरीज पहले से कहीं तेजी से फैलने लगी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या, 9/11 अटैक, हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, ग्लोबल एलाइट्स, सेलिब्रिटीज, जेफरी एप्स्टीन की मौत
कोविड-19 पेंडेमिक, लगभग हर बड़ी घटना के साथ किसी न किसी रूप से इल्यूमिनाटी का नाम जोड़ा जाने लगा। आज तो सोशल मीडिया पर फीफा 2026 जैसे भविष्य के इवेंट को लेकर भी इल्यूमिनाटी से जुड़े दावे वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जैसे जैसे सबूत कम होते गए, कहानियां बढ़ती गईं। आज इंटरनेट पर जिस मॉडर्न इल्यूमिनाटी की बात होती है, वह 1776 की बावेरियन इल्यूमिनाटी से कहीं ज्यादा एक कल्चरल मिथ और कंस्पिरेसी नैरेटिव बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के पक्ष में जो क्लेम्स और प्रूफ्स दिखाए जाते हैं उनका क्या। वीडियो की शुरुआत में मैंने भी उनमें से कुछ उदाहरण दिखाए थे, तो चलिए अब एक एक करके उन्हें वेरीफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर अक्सर लोग क्लेम्स यानी दावों को फैक्ट की तरह कॉन्फिडेंटली पेश करते हैं। इल्यूमिनाटी क्या है? द डार्क वर्ल्ड, लड़ाई चल रही है, सच में है? महायुद्ध चल रहा है, बिल्कुल है। जबकि क्लेम्स और फैक्ट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार ऑडियंस भी पहले से अपने बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और कॉग्निटिव बाइसेस लेकर आती है, जिसकी वजह से बिना एविडेंस देखे ही लोग इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक और चीज जो अक्सर देखने को मिलती है वो है कोइंसिडेंस को पैटर्न की तरह और पैटर्न को एविडेंस की तरह पेश करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बैरुएल और रॉबिन्सन की किताबों ने दावा किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। लोगों के लिए इस दावे पर विश्वास करना आसान था क्योंकि इल्यूमिनाटी वास्तव में कभी एग्जिस्ट करती थी। उसी समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी बड़ी घटना भी हुई। दोनों घटनाएं समय के हिसाब से एक दूसरे के काफी करीब थी, लेकिन दोनों लेखकों ने इस कोइंसिडेंस को पैटर्न की तरह और उस पैटर्न को अपनी कंस्पिरेसी के एविडेंस के रूप में दिखाया। लगभग कुछ ऐसा ही आज के समय में इंटरनेट पर भी देखने को मिलता है। ऐसे सीक्रेट पार्टीज हो रही हैं और जहाँ कैसे पे यू सेल clubs योर बन रहे हैं। सोल और हाँ। वो कर दिया या कुछ ऐसे, तो कोई रिचुअल कर लिया ऐसे खून वाला या किसी चीज का। तुमने खून दिया, तुम उस क्लब का, एलीट क्लब का मेंबर बन गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ क्लेम्स हैं। इनके समर्थन में कोई ठोस और प्रमाणित एविडेंस उपलब्ध नहीं है। प्रूफ के रूप में अक्सर सेलिब्रिटीज द्वारा बनाए गए सिंबल्स दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जेजी ट्रायंगल सिंबल का इस्तेमाल अपनी कंपनी रॉक ए फेला के लोगों के रूप में करते हैं। बियॉन्स कई बार वही सिंबल अपने पति जे-जी के सपोर्ट में बनाती हैं। कुछ सेलिब्रिटीज जानबूझकर मिस्टीरियस इमेज और पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा लॉजिकली भी सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हाथों से एक ट्रायंगल बना दे तो वह किसी ग्लोबल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व का प्रूफ कैसे हो गया। सेलिब्रिटीज के हाथ से ट्रायंगल बनाने वाली थ्योरी अपने आप में कितनी फर्जी है, इस बात का मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग प्रूफ है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर जो ट्रायंगल और उसके अंदर बनी हुई आई ऑफ प्रोविडेंस को इल्यूमिनाटी का सिंबल बताया जाता है, वो असल बावेरियन इल्यूमिनाटी का कभी सिंबल था ही नहीं। वैसे तो बावेरियन इल्यूमिनाटी का कोई ऑफिशियल सिंबल नहीं था, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके मेंबर्स कभी कभी आउल ऑफ मिनेवरा या आउल ऑफ एथेना को नॉलेज और विजडम के प्रतीक के रूप में यूज करते थे। बावेरियन इल्यूमिनाटी की स्थापना 1776 में हुई। इसके कुछ साल बाद 1782 में अमेरिका ने अपना ग्रेट सील अडॉप्ट किया। इसके डिजाइन में विलियम बार्टन ने आई ऑफ प्रोविडेंस के नीचे अधूरे पिरामिड का डिजाइन सजेस्ट किया। आई ऑफ प्रोविडेंस खुद क्रिश्चियनिटी का एक पुराना रिलीजियस सिंबल था, जिसका अर्थ है गॉड इज वॉचिंग ओवर ह्यूमैनिटी। पिरामिड स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का प्रतीक था और उसकी 13 स्टेप्स अमेरिका की ओरिजिनल 13 कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करती थी। अब जरा आयरॉनी देखिए, बावेरियन इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की क्रिटिक मानी जाती थी, तो फिर उसका ऑफिशियल सिंबल एक क्रिश्चियन रिलीजियस सिंबल कैसे हो सकता था। बाद में 1935 में जब ग्रेट सील को अमेरिकन $1 बिल पर प्रिंट किया गया, तब आई ऑफ प्रोविडेंस को भी उसका हिस्सा बना लिया गया। न कि इसलिए कि वो इल्यूमिनाटी का सिंबल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले से यूएस ग्रेट सील का हिस्सा था। आई ऑफ प्रोविडेंस को इल्यूमिनाटी से जोड़ने वाली थ्योरी बहुत बाद में पॉपुलर हुई। इस कंस्पिरेसी को सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी 1975 में पब्लिश हुई नॉवेल द इल्यूमिनेटस ट्रियोलॉजी के बाद मिली, और फिर मूवीज, इंटरनेट और पॉप कल्चर ने इसे और फैला दिया। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ ही हिस्टोरिकली गलत निकले, तो उस क्लेम को बिना मजबूत एविडेंस के एक्सेप्ट करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए सेलिब्रिटीज के हाथ से एक ट्रायंगल बना देना किसी वर्ल्ड कंट्रोलिंग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के होने का प्रूफ कैसे हो गया, ये बात मेरी तो समझ के बाहर है। साइंस और हिस्ट्री में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन, 9/11 अटैक, कोविड-19, जेफरी एप्स्टीन की डेथ जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में भी अक्सर दावा किया जाता है कि इनके पीछे इल्यूमिनाटी जैसे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सब सिर्फ दावे हैं। आज तक इनके समर्थन में कोई प्रमाणित एविडेंस सामने नहीं आया है। किसी बड़ी घटना का वास्तविक कारण पूरी तरह स्पष्ट न होना अपने आप में किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व का प्रूफ नहीं बन जाता। इल्यूमिनाटी को लेकर एक और चीज बहुत वायरल है। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है मेरे पास में, वो मैं आपको बताऊंगा। गूगल आप टाइप करो इल्यूमिनाटी का उल्टा, मतलब इतान मूली करके कुछ आएगा, वो उल्टा टाइप करो, आपके सामने आएगा एक
पेज गूगल पे जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तो क्या सरकार भी इससे मिली हुई है, गवर्नमेंट, सब मिक्स? इंटरनेट पर इसे भी इल्यूमिनाटी के होने का प्रूफ बताया जाता है, लेकिन असल में सच क्या है इसके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, जैसे google.com या openai.com। इस डोमेन नेम को कोऑर्डिनेट करने का काम ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर करती है। अगर कोई डोमेन नेम पहले से रजिस्टर ना हो तो उसे आम लोग भी GoDaddy या नेमचीप जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर डोमेन नेम आपने खरीद रखा है तो आप उसे DNS या HTTP रिडायरेक्ट की मदद से किसी भी दूसरी वेबसाइट पर भेज सकते हैं। बिल्कुल यही हुआ था 2009 में। अमेरिका के एक नॉर्मल यूजर जॉन फैनले ने itanmulli.com डोमेन नेम खरीदा और उसे NSA की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया। बाद में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि ये सिर्फ एक मजाक था। उन्हें यह आइडिया इतना फनी लगा कि वो खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, और ये कोई अनकॉमन चीज़ भी नहीं है। 2015 के अमेरिकन इलेक्शन के दौरान jebbush.com डोमेन किसी ने खरीदकर उसे डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया था। यानी लोग जेब बुश की वेबसाइट समझकर खोलते थे, लेकिन पहुंच ट्रंप की वेबसाइट पर जाते थे। इस गलती को भी हाल ही में 2021 में वापस सुधारा गया। इसीलिए itanmulli.com का NSA पर रिडायरेक्ट हो जाना किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर इनमें से इतने सारे क्लेम्स के सपोर्ट में मजबूत एविडेंस नहीं मिले तो फिर लोग इन पर विश्वास ही क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी में छिपा है। सबसे पहला, हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस को पसंद नहीं करता। जब कोई बहुत बड़ी या अजीब घटना होती है और उसका सीधा जवाब नहीं मिलता, दिमाग उस खाली जगह को किसी न किसी कहानी या एक्सप्लेनेशन से भरने की कोशिश करता है। कभी कभी वही एक्सप्लेनेशन कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। दूसरी बात, हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। ये एक इवोल्यूशनरी एबिलिटी है जिसने हजारों सालों तक इंसानों की सर्वाइवल में मदद की। शायद इसी वजह से बचपन में हम बादलों में जानवर के चेहरे देख लेते थे। कभी कभी यही टेंडेंसी हमें रैंडम कोइंसिडेंसेस में भी पैटर्न दिखलाने लगती है। तीसरी बात, कुछ लोगों के लिए कंस्पिरेसी थ्योरी एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन देती है। उन्हें लगता है कि उनके पास ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। इससे उन्हें वैलिडेशन और यूनिकनेस का एहसास होता है, और सोशल मीडिया ने इसी टेंडेंसी को और भी बढ़ा दिया है। और आखिरी बात, रिसर्चेस यह भी दिखाती हैं कि जब लोग क्राइसिस, डर, हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं तब कंस्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि किसी इनविजिबल ग्रुप को जिम्मेदार ठहरा देना कभी कभी रैंडमनेस को एक्सेप्ट करने से आसान होता है। इतिहास में भी ऐसा कई बार हुआ है। येलो फीवर के दौरान भी और हाल में ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत तेजी से फैली थी। इल्यूमिनाटी की कंस्पिरेसी थ्योरी इन्हीं दोनों टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंस्पिरेसी थ्योरी गलत ही होती है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि हमारा दिमाग कभी कभी एविडेंसेस से पहले कहानी पर विश्वास कर लेता है। आयरनी देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट होने का दावा किया जाता है वह ऑर्गेनाइजेशन आज की दुनिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जिसमें कुछ सीक्रेट जैसा रह ही नहीं गया है। शायद ही किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की भी इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी हो पाई हो जितनी इस सो कॉल्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की हो चुकी है। आज तक बावेरियन इल्यूमिनाटी के 1885 के बाद किसी सीक्रेट वर्ल्ड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दोबारा एग्जिस्ट करने का कोई मजबूत और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हिस्टोरिकली एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद ये साबित करना नहीं था कि हर कंस्पिरेसी थ्योरी गलत होती है, बल्कि ये था कि किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम को एक्सेप्ट करने से पहले उसके एविडेंसेस को जरूर देख लेना चाहिए। सवाल पूछना अच्छी बात है, क्यूरियस रहना भी अच्छी बात है, लेकिन क्यूरियोसिटी तभी मीनिंगफुल बनती है जब उसके साथ लॉजिक, हिस्ट्री और एविडेंसेस भी हों। हो सकता है इस दुनिया में ऐसे राज छिपे हों जिन्हें हम अभी तक ना जानते हों, लेकिन जब तक उनके सपोर्ट में कोई मजबूत सबूत न मिले तब तक उन्हें सिर्फ एक थ्योरी माना जाना चाहिए, फैक्ट नहीं। और शायद इसी सोच का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग।